Hello friends and welcome to the channel. Today I have a very special guest, Dr. Tanishka, going to be a Dr. Tanishka. She's the All India Rank 1 in NEET UG 2022. I welcome you to the channel, Tanishka, and I thank you for accepting this request to help my YouTube subscribers know the strategy straight from the boss, the All India Rank 1. So friends, I'll ask from her all the details that I believe most of the NEET UG aspirants would have in mind. आपके दिमाग में चल रहा होगा that क्लास 11th 12th में कैसे पढ़ा इन्होंने नीट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, कैसे प्रिपेयर किया और फाइनली एग्जाम में इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज. सो कंग्रेचुलेशंस तनिष्का. थैंक यू सो मच. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने नीट यूजी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? सर ऐसे स्पेसिफिकली और मतलब ज्यादा फोकस्ड होके तो 11-12 में स्टार्ट किया था, मतलब 11 में स्टार्ट किया था. ओके, तो इन अ वे काफी अर्ली स्टार्ट किया इन्होंने. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो 11th में होंगे तो गियर अप, अभी से चालू करना शुरू कर दो. योर रैंक विल बी गुड बिकॉज आप लास्ट के 6 months में प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली योर रैंक वोंट बी एज गुड एज तनिष्का's. तो एक रूटीन डे कैसा होता था आपका क्लास 11th क्लास 12th में? यू हैड टू अटेंड मे बी स्कूल, उसके बाद आपको कोचिंग अटेंड करना होता, एंड देन यू विल हैव टू स्टडी एट योर होम. आई एम श्योर यू वुड हैव गिवन एक्स्ट्रा एफर्ट्स एट होम, आई मीन मोर देन एनीबडी एल्स. सो व्हाट वाज योर रूटीन डे लाइक इन क्लास 11th क्लास 12th? सर कोचिंग टुक 6 hours ऑफ अ डे, देन उसके बाद मैं लंच करती थी. उसके बाद जैसे जो क्लास में आज करवा देते थे वो पूरा रिवाइज करती थी. उसके बाद जो जैसे टेस्ट होते थे उसमें जो बैक पोर्शन आना होता था वो वाला रिवाइज करती थी. एंड देन जो स्पेसिफिकली मेरे 11th में वीक चैप्टर्स रह गए थे वो मैं 12th में मैंने अपना एक लाइक प्लानर टाइप कुछ बना लिया था कि मुझे इतने दिन में ये वाला चैप्टर पूरा रिवाइज करना है, ऐसी करती थी. और लास्ट के जो 5-6 months थे उसमें सुबह जब मैं उठती थी तब मैं डिसाइड कर लेती थी कि फिजिक्स के ये वाले चैप्टर्स में आज मैं पूरे कर दूंगी, केमिस्ट्री के ये वाले, बायो के वाले. तो वैसे करती थी लास्ट के 5-6 months में. तो मोस्टली जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, एक तो आप काफी रेगुलर रहे स्टडीज में, जो भी कोचिंग में उस दिन में पढ़ाया वो आपने रिवाइज कर ही लिया, प्लस एक प्लान्ड प्रिपरेशन रही आपकी कि आपको पर्टिकुलर डे का जो टाइम टेबल होता था, एक लिस्ट होता था, आपका जो चैप्टर वाइज लिस्ट होता है वो आप कंप्लीट करके ही आप रुकते थे पढ़ाई में, है ना? सो दैट्स बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रैटेजी. आपको टाइम टेबल बना के आपका लिस्ट प्रायोरिटाइज करके उसको कंप्लीट करके ही दम लेना है. सो दैट्स एक्सीलेंट. तो यूजुअली इस टाइम पे जो, क्योंकि कोविड भी था आपके लास्ट के 2 years में, तो कोविड से भी इफेक्ट हुई होंगी प्रिपरेशंस. ऑनलाइन कोचिंग की थी आपने कि ऑफलाइन कोचिंग की थी, या मिक्स था दोनों का? ज्वाइन तो ऑफलाइन के लिए किया था, बट जब 11th में पूरा पेंडेमिक आ गया था तो फिर लॉकडाउन था, तो 11th में फेब तक मेरा पूरा ऑनलाइन चला था. उसके बाद मैं फेब में वहां पे कोटा गई, तो फेब मार्च अप्रैल में वहां पे ऑफलाइन चला था. देन उसके बाद सितंबर तक वापस से ऑनलाइन था, फिर सितंबर के बाद से अभी तक जुलाई तक ऑफलाइन था. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर मैं बदल भी दूं ना, तब भी आपकी रैंक 1 ही होगी. बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया है. नो, उन्होंने क्रिएट नहीं किया होगा, इनको अपनी हार्डवर्क ने क्रिएट किया होगा. और जो इन्होंने कोचिंग के बगैर अपने घर पे जितनी मेहनत की होगी, दैट इज व्हाट वुड हैव क्रिएटेड तनिष्का एज द ऑल इंडिया रैंक 1, आई एम श्योर. तो आपका क्या कहना होगा उसमें? वाज इट जस्ट कोचिंग और वाज इट द एफर्ट यू डिड, और इट्स अ बैलेंस ऑफ द टू? व्हाट डू यू थिंक, आपकी अपनी प्रिपरेशन कितना % कंट्रीब्यूट करती है आपकी सक्सेस को? इट्स अ बैलेंस, क्योंकि जब तक अगर आपको टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको क्लास में 80 to 90% वहीं पे याद हो जाता है. बट जब आप उसको घर पे आके वापस से पढ़ते हो तो आपको मोस्टली उसका 99% तक याद हो जाता है. और जब आप उसको बार बार रिवाइज करते जाते हो तो वो ज्यादा इम्प्रूव होता जाता है. तो दोनों चीजों का ही रोल है मेरे अकॉर्डिंग. तो क्लास में टीचर आपको कितना पढ़ाते हैं, उसके बाद घर पे आप उसको आके कितना रिवाइज करते हो. So exactly, this is important because a class 10th pass out student काफी immature होता है कि वो पूरी understanding ले ले biology की, physics की, chemistry की. So proper guidance from good teachers is absolutely necessary.
तो टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ योर क्लास 12th आपको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस तो नहीं पड़ गया था कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, फिर नीट यूजी भी इमीडिएटली आने वाला है, सो डिड योर प्रिपरेशन चेंज समहाउ, और वाज इट कि आप बोर्ड्स के बारे में सोच नहीं रहे थे, आप जस्ट नीट यूजी की तैयारी कर रहे थे? नीट में स्पेसिफिकली, नीट में तो सिलेबस इतना वास्ट नहीं होता जेई की तरह कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। उन्होंने जो स्पेसिफिक सिलेबस जो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया वही सब आता है। तो फिर बोर्ड्स और नीट में तो मुझे इतना डिफरेंस नहीं लग रहा था। बस बोर्ड्स के लिए फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश वो एक्स्ट्रा करना था। वो भी ऐसा था कि तुम अगर 5-10 दिन भी सीरियस होके पढ़ लोगे तो वो आराम से हो जाएगा। बाकी बोर्ड्स में जैसे हमारे टाइम पे तो क्या हुआ था, 2 टर्म में हुए थे एग्जाम्स। टर्म 1 में जो ऑब्जेक्टिव था तो वो तो काफी नीट जैसा ही था। टर्म 2 जो सब्जेक्टिव था वो भी आराम से हो जाएगा अगर आपने क्लास में अच्छे से जो सर ने आपको कराया उसके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस है तो वो भी आराम से हो जाएगा। बट इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन यही तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी आराम से हो जाते हैं। तो मुझे तो कोई ऐसा स्ट्रेस फील नहीं हुआ था लास्ट टाइम तक भी। सो दिस मीन्स कि ये प्रिपरेशन, ऑब्वियसली मैं अपनी एक्सपीरियंस में बताऊंगा, सेम स्टेट ऐसा ही फीलिंग मुझे भी आया था कि कोई डिफरेंट नहीं है ये चीजें। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है किसी भी सब्जेक्ट में, ऑब्वियसली अगर आप उस टॉपिक से थॉरोली वेल अवेयर हैं, तो आप उससे चाहे थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, सॉल्व कर ही लोगे। और जहां आपकी Yes. अंडरस्टैंडिंग डेफिशिएंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव भी गलत होगा और आपसे ऑब्वियसली थ्योरी का क्वेश्चन भी गलत ही होगा। नाउ मैं कुछ वैसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो स्पेसिफिकली नीट की प्रिपरेशन के रिलेटेड होंगे। जैसे आपने नीट यूजी के लिए एनसीईआरटी बायो कितनी बार रिवाइज की होगी? सर 10 to 15 टाइम्स तो की होगी। सो 10 to 15 टाइम्स एक बुक रिवाइज करना, इवन दो वो दिखने में छोटी सी बुक्स हैं, बट उनको 15 टाइम्स करना एक एक ऑब्वियसली एक काफी मुश्किल काम है। एंड आई लाइक टू टेल माय सब्सक्राइबर्स, द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, कि इट्स नॉट जस्ट 1 रिवीजन, 2 रिवीजन्स, 3 रिवीजन्स, स्टूडेंट्स टू 15 रिवीजन्स। तो आपको ऐसे 2 रिवीजन फील रिवाइज करके ऐसा नहीं होना चाहिए हमने पढ़ भी लिया रिवाइज भी कर लिया। यार लोग 15 रिवीजन्स 20 रिवीजन्स कर रहे हैं, तो यू हैव टू डू मेनी रिवीजन्स। और उस बुक के आई होप आपकी लाइंस भी आपके दिमाग में होंगी, लाइक फोटोग्राफिक मेमोरी बन गई होगी कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा है और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सी लाइन से आया हुआ है। So such things happen only if you revise a topic 15 times or 10-15 times. बायो में एनसीईआरटी के बगैर कुछ और भी पढ़ा था कि और जस्ट एनसीईआरटी? सर बायो में मतलब मैंने शुरू में मेरे पास टाइम काफी था, तो फिर क्लास में जो टीचर नोट्स वगैरह बनवाते थे और जो कोचिंग के मॉड्यूल थे वो भी पढ़े थे मैंने। बट लास्ट में आके लास्ट के जो 1-2 महीने थे तब ऐसा हो गया था कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती थी और उससे जितने मेरे जो मॉड्यूल वगैरह नोट्स के पॉइंट्स रिकॉल हो सकते थे वो मैं करती थी। तो मैंने लास्ट तक भी दोनों चीजों को बैलेंस करके ही चली थी मैं। तो मोस्टली एनसीईआरटी से ही होगा, जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे दे विल बी फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली। तो बायो में जो एमसीक्यूज आते थे वो कहाँ से करते थे आप? घर पे जो प्रैक्टिस करते थे वो कैसे करते थे? सर वो मैंने जैसे आकाश वगैरह मैंने आकाश के एग्जाम्स जो होते थे वो भी मैं देती थी क्योंकि डीएलपी स्टूडेंट थी मैं वहाँ की। और एलएन में जो टेस्ट होते थे वो तो मैं देती थी। उसके बाद जैसे जो पुराने पेपर थे जैसे प्रैक्टिस टेस्ट जो थे वो सब मैंने सर को बोल के अरेंज करवा लिए थे, तो उनसे प्रैक्टिस करती थी मैं लास्ट तक। तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो के लिए, कि इन्होंने काफी सारे टेस्ट दिए होंगे। एक तो बुक्स के काफी सारे रिविजन्स किए, इमेजिन 10 to 15 रिविजन्स ऑफ अ बुक, एंड देन आपने 3-4 सोर्सेज से टेस्ट सीरीज अरेंज करके वो सारा अटेम्प्ट कर लिया था। काफी ज्यादा हार्ड वर्क लगता है, दैट्स व्हाई शी इज हियर, शी इज एट रैंक 1। नाउ ऑन अ सिमिलर लाइन, कैन यू शेयर कि आपने केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर किया और आपने फिजिक्स कैसे प्रिपेयर किया, जस्ट ब्रीफली, so that in a short span of time you'll be able to tell the most important resource जो स्टूडेंट्स को रेफर करना चाहिए। सर केमिस्ट्री में जो 3 पार्ट है, सबसे पहले तो मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल में वो फिजिक्स जैसे है, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है। और एनसीईआरटी मतलब ऐसे
रैंक के लिए बोलो तो आपको तो पढ़नी पड़ेगी, बट अगर आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तो फिर उसमें सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो आपको एनसीईआरटी से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेनली एनसीईआरटी आती है। बाकी आप कोई भी जैसे कोचिंग का मॉड्यूल या फिर आप कोई भी एक बुक ले सकते हो जिससे आपको उस फिजिकल केमिस्ट्री में तो मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पूरी एनसीईआरटी से आएगी, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना पड़ेगा। और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो उस सब्जेक्ट तो काफी कॉन्सेप्चुअल है, बट नीट में ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते मैकेनिज्म बेस्ड ज्यादा, वो जेई में आते हैं। तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट होते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बाकी मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल सिंपल आते हैं फिजिक्स में नीट में, तो आप क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। और बाकी उसमें एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी रैंक के लिए जरूरी है, बट अगर आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तो और आपके पास टाइम नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आपने बता दिए कि कैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स प्रिपेयर करना है और कहाँ कहाँ पे आप एनसीईआरटी यूज करो, कहाँ कहाँ पे एनसीईआरटी स्किप की जा सकती है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स की एनसीईआरटी इज क्वाइट अ स्टैंडर्ड बुक, वो काफी डिफिकल्ट भी हो सकती है इन बिटवीन। ओके, तो जैसे जेई एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, आप वो अटेम्प्ट करते थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? आपका मन करता था कि मैं इस लेवल के क्वेश्चंस करूं? यस सर, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में तो किए थे। तो जब डेफिनेट मैं नीट वाला जो स्टफ था उससे बोर हो जाती थी काफी वही कर करके, तब मैं जेई मेंस और एडवांस के कर लेती थी। तो दैट मीन्स कि आपने बहुत सारे रिविजन जब कर लिए थे, आपका बेसिक्स काफी स्ट्रांग हो गया था, सिंपल क्वेश्चंस काफी इजीली हो रहे थे, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे आ गए थे सो दैट आप एडवांस क्वेश्चंस भी कर सको। सो अब एज द एग्जाम अप्रोच्ड आप यूजुअली कितने घंटे, लाइक बिकॉज डूइंग 10-15 रिविजन्स ऑफ ईच सब्जेक्ट विल मीन कि आपने एटलीस्ट 8-10 घंटे तो पढ़ ही लिए होंगे डेली के। सो व्हाट वाज योर रूटीन एज द एग्जाम अप्रोच? फिर एग्जाम जब अप्रोच कर रहा था तब जैसे कोर्स तो कंप्लीट हो गया था, तो रेगुलर जो क्लासेस थी वो बंद हो गई थी, सिर्फ टेस्ट होते थे। तो उस टाइम में 10-12 घंटे की सेल्फ स्टडी करती थी लास्ट के 5-6 महीने में। तो बेसिकली आपसे बात करके आई अगेन हाईलाइट टू माय व्यूअर्स इज दैट कि कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए इन्होंने, 10 से 15 रिविजन्स किए हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट्स घर पे लगाए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस की है और बहुत सारे आवर्स पढ़ा है, 10-12 आवर्स एवरी डे। इतने कंसिस्टेंटली पढ़ के ही इनका रैंक आता है और वही यूजुअली वैसा ही होता है। हर एक रैंकर से बात करोगे तो ऐसा ही उनका शेड्यूल होता है। नाउ टुवर्ड्स द एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, तो ये बताओ कि प्रायर टू एग्जाम हाउ कॉन्फिडेंट वर यू कि आपके मोर देन 700 मार्क्स आएंगे? सर मेरे जो मॉक टेस्ट होते थे उनमें मोस्टली 700 प्लस आते थे। तो मुझे ऐसा मतलब मैंने रैंक का प्रेशर नहीं लिया कि मुझे सिंगल डिजिट रैंक लानी है, मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, मुझे टॉप 100 में लाना है। मेरा बस ये था जितना मुझे आएगा मैं अपना बेस्ट करके आऊंगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। तो लास्ट में आके मुझे लग रहा था हाँ कि मैं मतलब दिल्ली का कॉलेज तो मुझे मिल जाएगा अगर मेरा मतलब दिन अच्छा गया। तो मतलब जितने मैंने रिविजन्स वगैरह किए थे और टीचर्स भी सब कॉन्फिडेंट थे, बट ऐसा रैंक का या फिर एम्स दिल्ली का पर्टिकुलरली मैं श्योर नहीं थी। बट जब एग्जाम आया तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैं कर लूंगी। बट पेपर के टाइम मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि ऐसा लेंदी पेपर पिछले 2-3 साल से नहीं आया था, बायो तो पर्टिकुलरली काफी लेंदी था इस बार। उसके बाद जब मैंने आके मार्क्स कैलकुलेट किए तब हो गया था कि एम्स दिल्ली तो जा रही हूँ। फिर उसके बाद एनटीए की आंसर की आई, तब सिंगल डिजिट रैंक भी कंफर्म हो गई थी। बट फर्स्ट रैंक जो आई वो तो रिजल्ट आने के बाद ही मुझे श्योर हुआ था कि आ गई। ओके, तो बेसिकली आपके जो टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आते थे उससे नियरली कॉन्फिडेंट आप हो गए थे कि आपकी सीट तो पक्की है, और इनफैक्ट आपको दिल्ली की सीट भी पक्की है, उतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था। दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी और उतना ही आप अच्छा उस दिन परफॉर्म करोगे डेफिनेटली। तो एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने का कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लेके गए थे कि आपके, नहीं मुझे ये सब्जेक्ट पहले करना है उसके बाद ये सब्जेक्ट करना है, इतने टाइम ड्यूरेशन में मुझे पेपर फिनिश करना है, वैसी कोई स्ट्रैटेजी लेके आप एग्जाम रूम में गए थे?
फिर लास्ट में जो एग्जाम्स होते थे उसमें मैंने फिक्स कर लिया था कि मैं बायो पहले करूंगी, क्योंकि बायो मतलब लेंथी कम होती थी और उसमें कम टाइम में वो जल्दी हो जाती थी। बट फिर एग्जाम में मतलब मुझे पता नहीं था कि क्या लेंथी है क्या नहीं, तो फिर मैंने बायो पहले की। तो बायो में टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, जितना यूजुअली लगता था उससे ज्यादा लग गया। तो मैं थोड़ी डर गई कि ये क्या हो गया, बायो इतना टाइम ले गई, बाकी के लिए टाइम कम बचेगा। बट फिर मैंने केमिस्ट्री देखी, तो केमिस्ट्री भी थोड़ी लेंथी थी। बट फिर फिजिक्स का पेपर देखा तो वो थोड़ा इजियर साइड पे था। तो उस पे जितना जैसे जो कोचिंग के टेस्ट होते थे उनमें टाइम लगता था, उससे भी कम टाइम लगा। तो ओवरऑल पेपर बैलेंस था। अगर बायो का लेवल थोड़ा ज्यादा हुआ था तो फिजिक्स का थोड़ा कम हुआ था। बट वैसे पेपर पहले से लेंदी था। जैसे कोचिंग के टेस्ट होते थे उनमें मैं 15-20 मिनट लास्ट के मेरे बच जाते थे। बट अभी नीट में तो लास्ट मतलब जो लास्ट मिनट तक भी मैंने जो लास्ट वाला सर्कल था वो बस जब मैम मुझसे पेपर लेने में शायद 1 या 2 मिनट बाकी थे तभी किया था मेरा पूरा, तभी पेपर हुआ था। तो बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया था आप पे जब वो लेंथी क्वेश्चंस मिले थे, बट देन यू हेल्ड योर नर्व्स और आपने लाइक अ टॉपर पेपर को अटेम्प्ट किया, एंड इवन दो इट वाज लिटिल लेंथी आपने टाइम पे कंप्लीट किया, एंड यू डिड नॉट लूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा। बिकॉज वैसे सिचुएशन काफी स्टूडेंट्स के साथ होता है, कुछ सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, पहले 3-4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ गए, एंड यू फील कि यार काम खत्म हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट लेसन कि कभी डिफिकल्टी आ जाए ड्यूरिंग एग्जाम, यू हैव टू होल्ड योर नर्व। सबके लिए डिफिकल्ट होगा, खाली आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। सो दैट इज हाउ यू हैव अपेयर्ड एक्चुअली एज द टॉपर। तो कुछ फाइनल कमेंट्स देंगे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं who are in class 11th, who are in class 12th, और sometimes कुछ ने ड्रॉप लिया हुआ है। What are the final advice points जो आप उनके लिए शेयर करेंगे? बेसिकली एक चीज है कि मतलब हमें कुछ करना है तो वो हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को फोर्स करना पड़ रहा है, बार बार टीचर्स बोल रहे हैं तुम्हें कि तुम पढ़ो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो फिर एफर्ट्स खुद ही डालने पड़ेंगे। और एक और चीज ये भी है कि हम अपना 100% दे सकते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो तो काफी, और जैसे लक फैक्टर भी एक मतलब मेजर चीज होती है कि एक 3 घंटे का पेपर है, वो पूरा डिसाइड ये करेगा कि तुम आगे कौन से कॉलेज में जाने वाले हो। तो एक लक फैक्टर भी वहां पे काम करेगा। तो फिर हमें बस इतना करना है कि हमें अपना 100% देना है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट भी करना सीखो तुम। तो बेसिकली मैं समराइज ऐसे करूं कि आपके पास एक राइट मोटिव था, एक राइट गोल था कि आपको ये अचीव करना ही करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उतना हार्डवर्क भी किया, 10 रिविजन्स, 15 रिविजन्स, इतने सारे टेस्ट सीरीज अपेयर किए, इतने कंसिस्टेंटली पढ़ा, एंड दैट इज हाउ यू रीच दिस रैंक। ये रैंक इजीली नहीं मिलता। ये दिस इज अ वंडरफुल फीट दैट यू हैव अचीव्ड। आई कंग्रेचुलेट यू अगेन, एंड आई होप टू सी यू एट एम्स। विल मीट फिजिकली एज वेल। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स के और भी डाउट्स होंगे या कुछ हेल्प रिक्वायर्ड होगी तो आई अगेन सीक योर हेल्प in answering those queries. So thanks for joining us for this video. Thank you, Tanishka.